नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गोलड़ा आप सभी का मेरे YouTube चैनल भूगोल राज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी एक सीरीज शुरू से ही चल रही है, भौगोलिक चिंतन का विकास, इवोल्यूशन ज्योग्राफिकल ऑफ थॉट। और उस सीरीज के अंतर्गत आज हमारा ये 10वां वीडियो है। उस 10वें वीडियो में हम बात करेंगे इरेटोस्थनीज की। इरेटोस्थनीज का योगदान हमारे भूगोल में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल व्याख्याता से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं उनमें अत्यधिक प्रश्न पूछने की आज संभावना रहती हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ग्रीक विद्वान जिनका जन्म 276 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 276 ईसा पूर्व में और 194 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु हुई। सबसे पहला प्रश्न तो कई बार इनके मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जीवन काल के, तो यह आपको अवश्य ध्यान रखना है। दूसरा, इनका जन्म साइरेन लीबिया के अंदर हुआ और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह साइरेन और एथेंस में हुई। साइरेन और एथेंस में होने के पश्चात जो मिस्र के टोलमी यूगेटस थे, मिस्र के एक प्रशासक थे टोलमी यूगेट्स, इन्होंने इनको आमंत्रित किया और अलेक्जेंड्रिया का उस समय दूसरा नाम था सिकंदरिया, तो अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय में इनको पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन की पोस्ट इन्हें यहाँ पर दी गई और मृत्यु पर्यंत तक इन्होंने इस पोस्ट के ऊपर कार्य किया। कब तक किया? मृत्यु पर्यंत तक इन्होंने इस पोस्ट पर कार्य किया। नेक्स्ट, इरेटोस्थनीज के बारे में हमें यहाँ बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जिनमें इनका एक तो सबसे मुख्य योगदान सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? इरेटोस्थनीज थे। मैंने अभी कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट डाली थी और उसमें पूछा था कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं, तो अधिकांश ने यहाँ पर आंसर दिया इरेटोस्थनीज। वो आपका आंसर गलत है, उसका सही आंसर होगा हिकेटियस। इन्होंने इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफिया शब्द का अवश्य प्रयोग किया है, लेकिन ये भूगोल के पिता नहीं कहे जा सकते, क्योंकि हिकेटियस की जो पुस्तक थी जेस पेरियोडोस, उसके अंदर भूगोल का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध वर्णन किया गया है, जिसके बारे में विस्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया। अच्छा, इस कारण से उनको भूगोल का पिता कहा गया है। यहाँ पर ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, या यो कहें कि बुक्स की रचना की थी। उस बुक्स का नाम भी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? ज्योग्राफिया। क्या देखने को मिलता है इनकी बुक्स का नाम? ज्योग्राफिया। नेक्स्ट, इरेटोस्थनीज का भूगोल के अंदर जो हमें योगदान देखने को मिलता है, इन्होंने विश्व मानचित्र का निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित किया। यानी इन्होंने विश्व मानचित्र का निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर किया, जिसमें विश्व मानचित्र के अंदर इन्होंने 7 अक्षांश व 7 देशांतरों का प्रयोग किया। कितने अक्षांश और देशांतर? 7 अक्षांश व 7 देशांतरों का प्रयोग करके विश्व मानचित्र का निर्माण किया। यानी विश्व मानचित्र के निर्माण हेतु जो निर्देशांक थे उनको सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो भूगोलवेत्ता है वो हमारे सामने कौन है? इरेटोस्थनीज है। नेक्स्ट, इरेटोस्थनीज का एक अगला जो मुख्य योगदान है वो विषुवत रेखा की लंबाई की माप को लेकर के है। विषुवत रेखा की लंबाई का माप इन्होंने किया और ये जो माप किया वह नोमोन यंत्र के द्वारा किया। नोमोन यंत्र का प्रयोग, ये एक बेबीलोनियन यंत्र है और इसका प्रयोग एनाक्सिमेंडर ने किया था। किसमें किया था? नोमोन एक सौर घड़ी के समान यंत्र, छोटा स्तंभ नुमा होता है, जिसके द्वारा किसी भी स्थान की मेरिडियन यानी देशांत रेखा निर्धारित की जाती है। तथा इसके अलावा इसी नोमोन के द्वारा इन्होंने जो खगोलीय पिंड है, इन खगोलीय पिंडों का अवलोकन किया है। नेक्स्ट, इरेटोस्थनीज ब्रह्मांड के केंद्र में यानी ब्रह्मांड के मध्य में हमारी पृथ्वी को स्थित मानते हैं और जो पृथ्वी का आकार है वो गोलाकार बताते हैं तथा ध्रुवों पर चपटी बताते हैं। यानी पृथ्वी के आकार और गोलाकार, पृथ्वी का आकार गोलाकार व ध्रुवों पर चपटी, इनका मत ऐसा ही है जैसा इनसे पूर्व के जो विद्वान थे, हिकेटियस थे, हेरोडोटस थे, ऐसा ही इनका यहाँ पर अनुमान है। नेक्स्ट, इरेटोस्थनीज को भूगणित यानी जियोडेसी का संस्थापक माना जाता है। ये एक गणितज्ञ भी थे, संगीतकार भी थे, इसके अलावा भूगोलवेत्ता भी थे। तो जियोडेसी का जो संस्थापक है वो इरेटोस्थनीज है। यह प्रश्न भी एक बार हमारे यहाँ पर कंपटीशन के अंदर पूछा गया था, यूजीसी नेट के अंदर। नेक्स्ट, विश्व का विस्तार इन्होंने उत्तर दक्षिण की तुलना में, यानी ये उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण की तुलना में इन्होंने पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक बताया। यानी ये जो उत्तर दक्षिण है इसके बजाय पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक बताया तथा जो वास योग्य
हैबिटेबल पैलेस हैं, वास योग्य विश्व है, उस वास योग्य विश्व के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड का इसने यहाँ प्रयोग किया और वह है इक्यूमेन। इस वर्ड को आप अवश्य तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि आगे जाकर के यही 3-4 प्रकार के वर्ड आएंगे जिनमें आप कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं हो। इसमें यहाँ पर EKU ये 3 लेटर आप अवश्य ध्यान रखें, इक्यूमेन कहा गया, तो इक्यूमेन को आप यहाँ पर ध्यान में रखें। अगला इनका जो योगदान है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अगला योगदान हमें जो इरेटोस्थनीज का देखने को मिलता है वह है यहाँ पर पृथ्वी की परिधि के माप से संबंधित। पृथ्वी की परिधि का इन्होंने माप किया और मापने के लिए इन्होंने सूर्य की स्थिति का अवलोकन 2 स्थानों से किया। यानी पृथ्वी की परिधि को मापने के लिए इन्होंने सूर्य की स्थिति का अवलोकन किया और ये अवलोकन 2 अलग अलग स्थितियों में किया। पहला अवलोकन किया इन्होंने, एक तो सियन ऐसी जगह थी जहां पर एक गहरा कुआं था और ग्रीष्म ऋतु की यानी संक्रांति को, ग्रीष्म संक्रांति को सूर्य की किरणें इसके ऊपर बिल्कुल लंबवत पड़ती थी, जहां से सूर्य की किरणें वापस परावर्तित होती थी। दूसरा जो स्थान था वो स्थान था अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के अंदर जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय के बाहर यानी म्यूजियम के बाहर एक स्तंभ था और इस स्तंभ के ऊपर जब सूर्य की किरणें इस स्तंभ के बाहर जब सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु को लंबवत गिरती थी तो इसके ऊपर ये किरणें लंबवत ना गिर के तिरछी गिरती थी और इस तिरछी किरणों के बीच में, स्तंभ और इन किरणों के बीच में एक छाया बनती थी। इस छाया की माप इन्होंने यहाँ पर की और इसके आधार पर इन्होंने पृथ्वी की परिधि के माप का अवलोकन किया। सायन और अलेक्जेंड्रिया के बीच में इन्होंने लगभग 5000 स्टेडिया की दूरी मानी थी। कितनी मानी थी? 5000 स्टेडिया की। 5000 स्टेडिया का मतलब होता है 500 मील, तथा इस ये जो 5000 स्टेडिया थी ये पृथ्वी की कुल परिधि का 1/50वां भाग थी। कितनी थी? 1/50वां भाग। इस प्रकार इन्होंने जो 500 मील और गुणा जो 1/50वां भाग था इसको लेकर के यहाँ पर पृथ्वी की परिधि की जो माप बताई वह 25000 मील बताई थी। कितनी बताई थी? 25000 मील। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, इसका 1-2 बार क्वेश्चन आ गया है कि जब इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि की माप की तो सूर्य की स्थिति का अवलोकन 2 स्थितियों में किया। उन दोनों स्थितियों के क्या क्या नाम है आपको एक तो यहाँ पर रखना है, यहाँ पर ध्यान, सियन और दूसरा अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के बाहर एक स्तंभ है तथा सायन में क्या था? कुआं था, जिसमें ग्रीष्म ऋतु की ग्रीष्म संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती थी, परावर्तित होती थी। नेक्स्ट इन्होंने नोमोन की सहायता से रोड आइलैंड की अक्षांश निर्धारित की। जो रोड द्वीप था उस रोड द्वीप का नोमोन जो यंत्र है उस नोमोन यंत्र की सहायता से यहाँ पर अक्षांश निर्धारित की और वह अक्षांश पश्चिमी जिब्राल्टर जल संधि, जो जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि से पूर्व में फरात नदी जो हमारे यहाँ इराक के अंदर दजला और फरात नदी है जिसको टिग्रिस और यूफ्रेट्स भी बोलते हैं, तो फरात नदी इराक से पूरी महासागर में हिमालय तक ये ले जाया गया। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर एक अक्षांश निर्धारित किए हैं। इसके अलावा इरेटोस्थनीज का एक मुख्य योगदान, इन्होंने एक देशांतर रेखा दक्षिण की ओर खींची और वह देशांतर रेखा इन्होंने अलेक्जेंड्रिया, साइरेन, मेरोई, रोडे द्वीप, ट्राओस, बाइजेंटियम तथा बोरोस्थनीज के मुहाने तक खींची थी। मैंने यहाँ पर एक उत्तर दक्षिण रेखा खींची है। वैसे तो देशांतर रेखा सीधी होती है, लेकिन इसने जो देशांतर रेखा खींची थी वह घुमावदार थी, जो अलेक्जेंड्रिया से प्रारंभ होती है। अलेक्जेंड्रिया से ये आती है सायन, फिर आती है मेरोई, फिर आती है रोडे द्वीप और फिर आती है ट्राओस, ट्राओस से बाइजेंटियम और बोरोस्थनीज। बोरोस्थनीज ये नदी जिसको वर्तमान में नीस्टर नदी कहते हैं और यूजीन सागर या काले सागर के अंदर ये गिरती है। इरेटोस्थनीज का अगला जो हमें योगदान देखने को मिलता है, ये विश्व को 5 जलवायु कटिबंधों के अंदर विभाजित करते हैं। कितने में? 5 जलवायु कटिबंधों के अंदर विभाजित करते हैं। किस प्रकार से? आप देखिए यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी जिसमें 0 डिग्री से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये दो यहाँ पर
ये है उष्णकटिबंध। फिर 24 डिग्री से 66 डिग्री तक, 24 डिग्री से 66 डिग्री तक दोनों गोलार्धों के अंदर, इसको कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। और 66 डिग्री से 90 डिग्री तक इस भाग को ये कहते थे शीत कटिबंध। इस प्रकार से यानी विषुवतरीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंध, ध्रुवों के पास में दो यहाँ पर शीत कटिबंध, और दोनों भागों में यहाँ समशीतोष्ण कटिबंध, दोनों भागों के अंदर बीच में उष्ण और शीत कटिबंध के बीच में समशीतोष्ण कटिबंध। तो जो उष्ण कटिबंध था इसको तो ये एक ही कटिबंध, एक ही जोन मानता था, लेकिन एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांच ये, इस प्रकार ये पूरे विश्व को 5 जलवायु कटिबंधों के अंदर विभाजित करता था। इसके अलावा ये विश्व को 3 महाद्वीपों में विभक्त करता था। पहला तो ये मानता था यहाँ पर यूरोप, दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका का मतलब लीबिया है यहाँ से, और तीसरा है एशिया। इस प्रकार से ये 3 महाद्वीपों के अंदर विभक्त करता था। नेक्स्ट अगला योगदान, नील नदी के पश्चिम में जो नूबियंस जनजाति रहती थी, नील नदी के पश्चिम में जो सहारा का मुश्तल है वहां पर अनेक जनजातियां, जिनके लिए एक कॉमन वर्ड उपयोग किया गया नूबियंस। नूबियंस का वर्णन करने वाला ये पहला भूगोलवेत्ता माना जाता है इरेटोस्थनीज। इसके अलावा इन्होंने जो भारत का विस्तार बताया वो समचतुर्भुजी रूप में भी बताया, यानी इरेटोस्थनीज ने यहाँ पर भारत का भी वर्णन किया है, जिसमें भारत का जो आकार है वो समचतुर्भुजी रूप के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा भारत के उत्तर में इन्होंने हिमालय की स्थिति बताई जो पूर्व पश्चिम दिशा के अंदर फैला हुआ है, और सिंधु नदी का इन्होंने विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बताया, तथा जो गंगा नदी है इसका विस्तार ये पश्चिम से पूर्व की ओर बताते हैं, जो पूरी महासागर में जाकर के गिरती है। उस समय उन्हें बंगाल की खाड़ी का ज्ञान नहीं था, उस समय बंगाल की खाड़ी को ये पूरी महासागर कहते थे। इसके अलावा इन्होंने उस समय तापराबोन की स्थिति के बारे में भी बताया, जो हम वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं। श्रीलंका को इन्होंने तापराबोन के नाम से प्रदर्शित किया, जो कि कुमारी अंतरिक्ष से, जो हमारा कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से 7 दिवसीय यात्रा की दूरी पर ये इसको बताते थे। इसके अलावा इरेटोस्थनीज का एक छोटा सा योगदान, इनको लाल सागर की जो लंबाई चौड़ाई थी इसका भी उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान था। इस प्रकार से इरेटोस्थनीज का हमारे भूगोल के अंदर बहुत ही अच्छा योगदान देखने को मिलता है। हमें आशा है कि आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है ये जानकारी आपने ग्रहण की होगी और आपको समझ में भी आई होगी।